हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ दीपाली पांडे और आप सभी लोग मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल अभ्यास इंस्टीट्यूट पर। और बच्चों, आज हम केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो बच्चों, ये चैप्टर जो है हमारी केमिस्ट्री का बेसिक है और अगर सरल शब्दों में कहूँ तो आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है हायर स्टडीज़ में। तो आपको अपने क्लास 10th का बेस बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है इस चैप्टर की हेल्प से और मेरी वीडियो की हेल्प से। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर। और हाँ, जो आज इस चैप्टर का मेन टॉपिक है वो है एलिमेंट्स। ठीक है, तो हमें जानना है एलिमेंट्स के बारे में, क्योंकि हम लोग जिस क्लास के बारे में पढ़ रहे हैं उस क्लास के स्टूडेंट का नाम है एलिमेंट। फाइन। तो क्या होता है बच्चों कि जब मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है, तो मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि अरे ये बच्चा क्या प्रॉपर्टी कैरी करता है, अच्छा इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, हम सभी ह्यूमन बींग्स हैं, वी आर नॉट कैलकुलेटर्स। फाइन। तो हम हर किसी के बारे में याद नहीं रख सकते कि भाई आप कैसे हो, आप कैसे हो, आप कैसे हो। मेरी क्लास में अगर 10 बच्चे हैं, आई कैन नो अबाउट देम। मेरी क्लास में अगर 20 बच्चे, इवन देन आई कैन रिमेंबर। हाँ, 30 बच्चे बिठा दो, 30 बच्चे भी मुझे जो है समझ में आते हैं। बट हाँ, अगर मेरी क्लास में 118 बच्चे हो तो it is not easy for me to learn about them. So same question arises here, same question is here कि अगर modern periodic table में, जो कि अभी हम यूज़ कर रहे हैं केमिस्ट्री में टू लर्न अबाउट एलिमेंट्स, उसमें 118 एलिमेंट्स नोन है एंड इट इज़ नॉट ईजी टू लर्न अबाउट देम। तो शुरू से शुरू करते हैं कहानी को। अगर हम स्टार्टिंग से पढ़े तो अच्छा लगता है, इंटरेस्ट आता है, अदरवाइज सस्पेंस हमेशा ही रहता है। तो बच्चों, ये कहानी शुरू होती है डोवे राइनर से। ठीक है, डोवे राइनर ने इस चीज़ को पढ़ा, समझा और सोचा कि भाई एलिमेंट्स को हमें क्लासिफाई करना ही क्यों है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि नीड है, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना है, इसकी आवश्यकता है और ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम एक कॉन्सेप्ट तैयार करें, अगर हम चीज़ों को लर्न करने का एक बेसिक तैयार करें तो हमारी जो भी मेहनत है वो बच सकती है, हम लोग ईजिली चीज़ों को याद कर सकते हैं। ये कहना था डोवे राइनर का। तो उन्होंने जो है एक रूल दिया बच्चों, जो कि कहलाता है ट्रायड रूल। डोवे राइनर्स ट्रायड भी बोलते हैं बच्चों इसको। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखने जा रही हूँ टॉपिक जो है डोवे राइनर्स ट्रायड रूल। ठीक है, दिस रूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हमारी केमिस्ट्री में, जो कि हमें क्लास 10th के सिलेबस में दी गई है। हम लोग इसमें 4 जो हैं मेथड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, 4 डिफरेंट हम लॉज के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि मेन हैं। अदरवाइज जब कोई मूवी चल रही होती है तो बहुत सारे छोटे छोटे हीरोज आते हैं बट हमें सबका नाम पता नहीं होता। तो सेम वे अगर कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है तो हर कोई उस पर फोकस करता है। दिस इज राइट। तो सेम वे यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं डोवे राइनर्स के बारे में, जिनका पूरा नाम है जॉन वुल्फगैंग डोवे राइनर। उन्होंने 1819 में एक कॉन्सेप्ट दिया जो कि कहलाता है डोवे राइनर्स ट्रायड। उसके बाद आते हैं न्यूलैंड्स। ओके, जॉन अलेक्जेंडर रेना न्यूलैंड। उन्होंने एक अलग कॉन्सेप्ट दिया जो कि म्यूजिकल नोट्स पर रिलेटेड है। इसके बाद आते हैं दिमित्री इवानोविच मेंडली, जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बहुत ज़्यादा हेल्प की, उसकी यू कैन से कि उसके इन्वेंशन में बहुत ज़्यादा हेल्प की, जिन्होंने एक बेसिक तैयार किया पीरियोडिक टेबल का। दैट इज़ वाई हिज पीरियोडिक टेबल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आज हम जो पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल, आज मतलब आज की क्लास में नहीं, मीन्स नाउ अ डेज जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, दैट इज़ गिवन बाय हेनरी मोजले। फाइन। तो हम सभी के बारे में एक एक करके पढ़ने वाले हैं। अभी जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज व्हाट डोवे राइनर्स ट्रायड। अब डोवे राइनर ट्रायड में क्या बोला, उनका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। उनका सिंपल ये कॉन्सेप्ट ये था बच्चों कि उन्होंने सीधे बोल दिया ट्रायड रूल।
अब ट्रायड रूल क्या कहता है बच्चों कि उन्होंने उस वक्त जितने भी एलिमेंट्स नोन थे, लगभग 33 एलिमेंट्स नोन थे उनके टाइम पर, तो उन्होंने बोला कि ठीक है सारे एलिमेंट्स के 3-3 करके एक ग्रुप बना देते हैं। और 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप हम इस तरीके से बनाते हैं जैसे मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और मैं उनसे बोलूं बच्चों 3-3 के ग्रुप बनाओ, ठीक है, इस तरीके से ग्रुप बनाओ, इस तरीके से एक बच्चा ऐसा आ गया, ठीक है, एक बच्चा ऐसा आ गया और एक बच्चा जो है वो ऐसा आ गया। अब बच्चों ये मान लिया ये एलिमेंट्स है, ओके, ये मान लिया लिथियम है, ये मान लिया सोडियम है, ये मान लिया बच्चों पोटेशियम है, ठीक है। इसमें इसको ये मत सोचना कि मैम ने बहुत फनी सा बनाया हुआ है। एक्चुअली जब हम कुछ इंसिडेंट देते हैं, हम कुछ ऐसी बात करते हैं जो कि हमें इंटरेस्टिंग लगती है, तो वो हमारे माइंड में ज़्यादा समय तक रहती है। सो दैट इज़ वाई आई हैव गिवन दिस कॉन्सेप्ट टू यू। अभी उनका क्या मॉडल है ये यहाँ पर आप समझो। उन्होंने बोला अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ठीक है, क्या है ये, एटॉमिक मास, ओके। अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें उनके इंक्रीजिंग मास के बढ़ते हुए ऑर्डर में, तो हम देखेंगे कि भाई जो पहले वाले का जो एटॉमिक मास होगा और जो तीसरे वाले का जो एटॉमिक मास होगा उसका जो एवरेज होगा वो एवरेज इक्वल होगा सेकंड वाले के एटॉमिक मास के बराबर या फिर अप्रॉक्सीमेटली बराबर। फाइन, जैसे लिथियम जो है इसका एटॉमिक मास होता है 7, पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39 और सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू द लॉ ये बोला गया है कि एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंड एटॉमिक मास ऑफ थर्ड एलिमेंट्स, उन दोनों का जो एवरेज होगा दैट विल बी इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं पहले और तीसरे का एवरेज निकालती हूँ, तीसरे का एवरेज सॉरी, तीसरा 39 है, अपॉन मैंने 2 किया, ठीक है, 39 एंड ये होता है 46 अपॉन 2, तो मुझे मिल गया आंसर 23। देखो ये 23 और ये 23 एग्जैक्टली क्या है, सेम है। नाउ आई नो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियर हुआ है क्योंकि मैंने आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल दिया है। इस तरीके से डॉवेराइनर ने अपना कॉन्सेप्ट दिया और उन्होंने क्या बोला ये हम लिख करके समझ लेते हैं। अगर आप उसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो, फाइन। नाउ मैं यहाँ पर आपको लिख करके समझा देती हूँ बच्चों की क्या था रूल और फिर क्या था उनका कितने ट्रायड वो बना पाए और किस तरीके से उन्होंने वर्क किया। तो उन्होंने हम लिख सकते हैं इफ वी अरेंज एलिमेंट्स in a group of three ग्रुप जो है जिसको हम बोलते हैं ट्रायड, ओके। इफ वी अरेंज एलिमेंट्स इन अ ग्रुप ऑफ 3 in increasing order of their atomic mass, then the average of atomic mass of first and third element is equal to the atomic mass of second element।
देखो जो मैंने आपको बताया वही मैंने लिखा। अगर मैं सिर्फ बोलती और सिर्फ आपको लिख करके नहीं देती तो शायद आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते कि मैम ने लिखा क्या है। तो दैट इज़ व्हाई आई हैव रिटेन। अगर लग रहा है कि सुटेबल लैंग्वेज है, मैम ने ठीक लिखा है, समझ में आ रहा है, तो आप इसको नोट कर लो बच्चों। मैंने यही लिखा है कि वी अरेंज एलिमेंट्स इन अ ग्रुप ऑफ 3। ग्रुप ऑफ 3 को हमने बोल दिया ट्रायड। इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास एंड द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज इक्वल टू दी ओके। और बच्चों यहाँ पर मैं एक चीज और लिखती हूँ, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दी। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी कि पूरा का पूरा इक्वल हो, इज इक्वल टू दी और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दी एटॉमिक मास ऑफ द सेकेंड एलिमेंट। फाइन। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देने वाली हूँ जो कि डोबेराइनर ने हमको दिए थे। ठीक है, उन्होंने जो भी आपने ट्रायड दिए थे उसके कुछ एग्जांपल्स दिए थे। तो चलो हम देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या एग्जाम्पल दिए थे। तो यहाँ बच्चों आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर डोबेराइनर्स ने जो भी ट्रायड दिए थे वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए हुए हैं बच्चों। और देखो इनको हमें याद कैसे करना है। आप यहाँ पर सबसे पहले याद करने से पहले तो ये देखो कि मैंने कितने ट्रायड ड्रॉ किए हैं। दिस इज अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, दिस इज अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स एंड दिस इज अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। तो यानी कि मैं देखूँ तो मुझे 9 एलिमेंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं जो कि इस टेबल में लिखे हुए हैं। अगर 3 एलिमेंट्स एक ग्रुप में आते हैं बच्चों तो हाँ हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर 3 ट्रायड्स हैं। दिस इज फर्स्ट ट्रायड, दिस इज सेकेंड ट्रायड एंड दिस इज थर्ड ट्रायड। नाउ एक चीज और बच्चों, केमिस्ट्री में चीज़ों को याद करने के लिए हम कुछ सिस्टम तैयार करते हैं जिसमें हम इजीली वे में उनको याद कर सके। अगर आपको लगता है कि भाई डोबेराइनर्स के ट्रायड मुझे याद नहीं होंगे एंड दीज आर वेरी डिफिकल्ट, तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जिसकी हेल्प से आप इसे याद कर सकते हो। जैसे ली ने की कैंडी सारी बर्बाद, चल ब्रो इंडिया। ओके, ली ने की, ली मीन्स लिथियम, ने मीन्स बच्चों ने जो होता है ना वो ग्रीक नेम होता है सोडियम का, नेट्रियम लैटिन नेम होता है। ठीक है, तो ली ने की, ली मीन्स लिथियम, ने मीन्स सोडियम, की मीन्स पोटेशियम, कैंडी सारी बर्बाद, कैंडी मीन्स कैल्शियम, SR सारी मीन्स स्ट्रॉन्सियम, बर्बाद मीन्स बेरियम, BA मतलब बर्बाद एंड BA मीन्स बेरियम। चल ब्रो इंडिया, चल में आपको याद रखने के लिए Cl है चल में। ओके, चल मीन्स क्लोरीन, चल ब्रो means bromine and India means obviously I for India and I for iodine. तो बच्चों I hope now this is clear to you and my students they are learning, yes very good. So now बच्चों आपको याद हो गया है ली ने की, कैंडी सारी बर्बाद, चल ब्रो इंडिया, चल India is best for us, so चल ब्रो इंडिया। Okay, so this is the way to learn, according to me this is the way to learn the डोबेराइनर्स ट्रायड। फाइन, नाउ देख लेते हैं कि भाई ये प्रिंसिपल इस पर एक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखो मैंने बोला है कि एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज इक्वल टू और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दी एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट, और ये हम पहले से ही प्रूव कर चुके हैं। इसका देख लेते हैं बच्चों, 40 प्लस 137 कितना हुआ भाई, ये हो गया 7 and 7 and 1। तो भाई इसका एवरेज निकालना है तो 0.2 करना होगा, तो 2 8 16 and 2 8 16 and 2 5 जा। ओके, सो 88.5 आ रहा है विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 87.5। नो इश्यूज है, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना भी सीखो। तो 87.5 एंड 88.5 जो है अप्रॉक्सीमेटली क्या है बच्चों, दिस इज इक्वल। फाइन, अगर मैं बच्चों क्लोरीन का 35.5 लेकर के उसमें 127 ऐड करूँ और उसको 2 से डिवाइड करूँ, फाइन, तो मुझे क्या मिलेगा
7 and 5 12 होता है, 2 और 3 5 और 6 होता है, और 1 होता है, और 2 से डिवाइड किया बच्चों, तो 2 8 जा 16 1 एंड 81.25, which is also approximately equal to the atomic mass of बेरियम. सो फाइन, तो इन दिस वे वी हैव प्रूव्ड कि डॉपेराइनर ने जो भी ट्रायड दिया और जो भी कॉन्सेप्ट दिया, ओके फाइन, ही अप्लाइड देम ऑन हिज ट्रायड्स. बट बच्चों एक चीज़ होती है कि भाई जब कोई भी चीज़ मार्केट में नई आती है, पहले ही तैयार की जाती है, तो होता है कि उसमें कुछ शॉर्ट कमिंग्स होती है, कुछ कमियां होती है. अब बात जब चीज़ आई है तो लोग उस पर क्या करते हैं भाई, रिसर्च करने आ जाते हैं, बोलते हैं कि हाँ ठीक है, अब आपने इस चीज़ को दिया है तो चलो टेस्ट कर दें वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग. अब डावेराइनर ने उस वक्त जितने भी एलिमेंट्स पता थे, जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, उसके बेसिस पर उन्होंने सिर्फ 3 ट्रायड तैयार किए. इट मीन्स उन्होंने सिर्फ 9 एलिमेंट्स को इंक्रीज किया. बाकी सारे एलिमेंट्स का क्या भाई, उनको भी तो पढ़ना है ना, उनको तो आप नहीं छोड़ सकते हो. बट डॉवेराइनर ने ऐसा किया, तो क्या हुआ कि जो उनका कॉन्सेप्ट था ना, दैट वाज नॉट सक्सेसफुल. लोगों ने उसको रॉन्ग प्रूव कर दिया. लोगों का मतलब है कि भाई जितने भी लोग रिसर्च कर रहे थे, जो हमारे ज्ञानी लोग थे, जो हमारे इंटेलिजेंट पर्सनालिटीज थे उस टाइम के, उन्होंने उसको रॉन्ग एप्लीकेबल कर दिया. बट येस, ये आपके सिलेबस में है और ये CBSE आपसे पूछ सकती है. सो दैट इज वाई बच्चों यू हैव टू स्टडी इट. फाइन, तो आप लोग इसको नोट कर लो, मैं साइड हो जाती हूँ. राइट इट. ओके, नाउ अब इसके बाद क्या हुआ, एलिमेंट्स की संख्या बढ़ रही थी, धीरे धीरे करके एलिमेंट्स की संख्या बढ़ रही है, और भी लोग आ रहे हैं जो अपना लॉ लेकर के आ रहे हैं. ठीक है बच्चों, बट उसमें से एक थे जॉन अलेक्जेंडर रेना न्यूलैंड. उन्होंने अपना एक और लॉ दिया, एक और कॉन्सेप्ट दिया. ठीक है, अब आपको उनका लॉ पढ़ने के लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि सारे गामा पाधानी सा तो आपको पहले से ही आता है ना. तो भाई उनका जो कॉन्सेप्ट था दैट वाज बेस्ड ऑन म्यूजिकल, क्लासिकल म्यूजिकल नोट्स. तो क्लासिकल म्यूजिक में कितने नोट्स होते हैं? 8 होते हैं. सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा. ठीक है, तो उन्होंने देखा कि उन्होंने बोला अरे ये जो पहला म्यूजिकल नोट है वो तो सा है, और जो 8वां म्यूजिकल नोट है वो भी सा है. तो उन्होंने बोला, उन्होंने कहा चलो मैं इस पर ही एक तैयार करता हूँ कॉन्सेप्ट, बिकॉज उनको जो है क्लासिकल नोट से ज़्यादा प्रेम था, तो उन्होंने उस पर बेस्ड एक लॉ दे दिया. ठीक है, तो उनके नाम पर उनको ऑनर देने के लिए इसका नाम है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा अगर हम एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक मास की फॉर्म में रखें, तो अगर हम ऐसा करेंगे बच्चों, फिर से सुनो, अगर हम एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के फॉर्म में रखें, तो हर फर्स्ट एलिमेंट की और हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी, सिमिलर होगी. ही सेड दिस. फाइन, तो उन्होंने क्या बोला, उसके लिए मैं आपको टेबल तैयार करना सिखाती हूँ. तो सबसे पहले मैं एलिमेंट्स को लिख लेती हूँ उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के फॉर्म में, एंड देन आई विल टेल यू कि किस तरीके से हमें उनको अरेंज करना है. ओके स्टूडेंट्स, सो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के फॉर्म में रखा हुआ है. तो उस वक्त जब न्यूलैंड ने ये लॉ दिया था, तो बच्चों उस वक्त से 56 एलिमेंट्स नोन थे, ओनली 56 एलिमेंट्स नोन थे. एंड फिर उन्होंने क्या किया बच्चों, देखो इन सब का एटॉमिक मास क्या था हमको पता था उस टाइम पर. एंड व्हाट ही डिड, उन्होंने हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, उन्होंने इस तरीके से सबको बढ़ते हुए, जैसे मेरी क्लास में अगर जितने भी बच्चे, मैंने उनको बोला ठीक है बच्चों खड़े हो जाओ, एक लाइन बनाओ असेंडिंग ऑर्डर में, तो सेम में उन्होंने बोला
बोला कि भाई सब सारे के सारे एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक मास की फॉर्म में उन्होंने सबको खड़ा कर दिया। फाइन, सबको खड़ा करने के बाद उन्होंने बोला कि जैसे सा और 8वां सा, अगर रे है पहला तो 8वां रे होगा, अगर गा है पहला, गा से अगर हम शुरू करें तो 8वां गा होगा। तो उन्होंने इस तरीके से क्या बोला, उन्होंने एक टेबल तैयार किया, एक ग्रिड तैयार किया। आप देख सकते हो मैंने टेबल में यहाँ पर लिखा हुआ है सा रे गा मा पा धा नी और फिर सा। तो इस तरीके से अगर मैं इसको फर्स्ट मानूं तो फर्स्ट के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, फ्लोरीन क्या होगा, 8th होगा। तो पहले और 8th को एक साथ रख दिया। फाइन, अगर मैं फ्लोरीन को फर्स्ट मानूं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और ये क्या आ गया, 8th आ गया। तो फिर हमने उसके नीचे क्लोरीन रख दिया। अगर बच्चों मैं लिथियम को पहला मान करके चलूं तो लिथियम के बाद जस्ट 8th कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सोडियम। तो लिथियम के नीचे सोडियम आ गया और सोडियम के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 पोटेशियम आ गया। तो उसके नीचे पोटेशियम आ गया। इन दिस वे उसने एक टेबल तैयार की इस तरीके से। फाइन, तो ये हो गई हमारी टेबल। टेबल को थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं ताकि बच्चों को देखने में आसानी हो कि मैम ने क्या लिखा है। ठीक है, नाउ दिस वाज द टेबल विच वाज गिवन बाय सर न्यूलैंड। नाउ इस टेबल की ये तो खासियत है कि भाई उन्होंने एक ग्रिड तैयार किया, एक ग्रिड सिस्टम तैयार करना बताया, बट इसके साथ इस टेबल की कुछ कमियां हैं। ठीक है, जैसे उसकी कमी ये है जो कि नंबर 1 जो इसकी जो ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक मीन्स वाई डोंट वी स्टडी इट, अब हम क्यों नहीं पढ़ते इस टेबल को। तो इसकी जो ड्रॉबैक ये है कि ये जो टेबल है इसमें ये सक्सेसफुल हो पाया अप टू कैल्शियम ओनली, सिर्फ कैल्शियम तक ही ये जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर रखे गए हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ क्या करते हैं, रिजेंबल करते हैं। मीन्स दे आर फिट एंड फाइन, दे आर मैचिंग विद देयर प्रॉपर्टीज़। बट कैल्शियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं बच्चों, उन पर न्यूलैंड्स का लॉ एप्लीकेबल नहीं हो पाया। न्यूलैंड वॉज फेल, वो आंसर ही नहीं कर पाए कि भाई मैं क्या जवाब दूं, इनकी प्रॉपर्टीज रिजेंबल नहीं हो रही हैं, और वो उस चीज़ को शॉर्ट आउट कर ही नहीं पाए। ये तो पहली चीज़ हो गई। भाई हिज लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज वैलिड अप टू कैल्शियम ओनली। पहली चीज़, उनका जो लॉ था वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही वैलिड रहा। नंबर 2 बच्चों, नंबर 2 ये था कि उन्होंने एक भविष्यवाणी कर दी। वो ज़्यादा स्मार्ट हो गए भाई, उन्होंने इतनी ज़्यादा स्टडी कर ली उनमें। अब मैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा तो बोल नहीं सकती, मतलब उन्होंने इतना बोल दिया कि भाई फ्यूचर में मैं इतना पढ़ चुका हूँ और मुझे इतनी नॉलेज हो गई है कि अब फ्यूचर में 56 एलिमेंट्स है, 57th एलिमेंट नोन नहीं होगा। उनके हिसाब से 56 ही एलिमेंट्स जो हैं वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं और उससे ज़्यादा एलिमेंट्स अब फ्यूचर में डिस्कवर नहीं होंगे। बट उनकी ये बात भी बाद में रॉन्ग प्रूफ हो गई, क्योंकि एलिमेंट्स आए ही जा रहे थे, डिस्कवर ही हुए जा रहे थे। तो 56 एलिमेंट्स से जब ज़्यादा संख्या बढ़ने लगी तो लोगों ने कहा अरे ये बात भी गलत है भाई, न्यूलैंड सर को ये अच्छे से पता नहीं है। ठीक है, तो ही अनाउंस्ड about no more discoveries of एलिमेंट्स। समझ जाना बच्चों, हाँ मैं यहाँ पर पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ, आप लोग समझ जाना कि मैम ने क्या समझाया और मैम क्या कहना चाह रही है, आप लोग उससे समझ जाना। ठीक है, नाउ थर्ड चीज़ जो न्यूलैंड ने बोली वो ये थी कि उन्होंने कुछ सिमिलर एलिमेंट्स को एक साथ रख दिया। देखो उन्होंने कुछ ग्रुप्स बना दिए यहाँ पर। भाई क्यों बनाए ग्रुप्स? कोबाल्ट और निकल को एक साथ क्या रखने का पर्पज़ है भाई? जब सब जगह एक एक रखे हुए तो यहाँ 2 क्यों रख दिए, यहाँ 2 क्यों रख दिए? ये सीजियम है और लेंथेनियम है, यहाँ 2 क्यों रख दिए? क्या कारण है इसका? और फिर उन्होंने कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को अलग अलग रख दिया। जैसे कोबाल्ट और निकल जो है ना, इसकी प्रॉपर्टीज़ इससे मैच नहीं होती, इसकी प्रॉपर्टी मैच होती है इससे। तो उन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को
elements with similar properties are kept in different groups। ठीक है, इसको आप लोग समझ जाओगे, ये पॉइंट इतना टफ नहीं है तो आप इसे समझ जाओगे। अब नंबर 4 पर उन्होंने क्या किया, जो कि इससे रिजेंबल करता है, थर्ड प्रॉपर्टी से ही रिजेंबल करता है कि भाई कुछ सिमिलर एलिमेंट्स के साथ उन्होंने कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को भी रख दिया। तो कुछ डिसिमिलर एलिमेंट्स रखे उन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स के साथ। तो ये पॉइंट हम नोट कर सकते हैं इन पॉइंट नंबर 4 में। तो इस तरीके से न्यूलैंड ने अपनी टेबल को रिप्रेजेंट किया, लोगों ने उसको पढ़ा, लोगों ने उससे कुछ सीखा। नाउ क्वेश्चन आते कि आपने क्या सीखा। क्या आपने अच्छे से जाना कि डोबे-राइनर का ट्रायड रूल क्या है या न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल क्या है? अगर आपकी हाँ है, अगर आप बिल्कुल मुझसे जो है प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं मेरी क्लास में और मुझे अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं बच्चों, तो आई ऑल्सो प्रॉमिस यू कि आई विल बी प्रोवाइडिंग यू वेरी गुड कंटेंट। एंड यस, आपको मुझे जो है मोटिवेट करना है टाइम टू टाइम बाय शेयरिंग माई कंटेंट, बाय शेयरिंग माई वीडियोज़ एंड बाय गिविंग मी गुड कमेंट्स। सो बच्चों, आज के लिए इतना बहुत काफ़ी है और मेरे प्यारे बच्चे मुझे नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं। सो तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, आप लोग पढ़ाई करेंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।